वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था उसके अंदर आज जो हम सब टॉपिक ले रहे हैं वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़ का मीन्स ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से पर्सन जो हैं एलिजिबल हैं। इट मीन्स हु कैन मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हु कैन मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसका आंसर ये है सेक्शन 11 के अंदर एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फर्स्ट, हु इज ए माइनर, हु इज ए नॉट माइनर, इट मीन्स हु हैज़ एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब जो 18 साल से ज़्यादा हो। हु इज़ ए नॉट माइनर, हु इज़ ए मेजर, जिसकी एज 18 से ज़्यादा हो। हु इज़ ए ऑफ साउंड माइंड, इट मीन्स हु इज़ ए नॉट ए अनसाउंड माइंड, कि वो पर्सन जो साउंड माइंड का है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। थर्ड है हु इज़ ए नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी सब्जेक्ट, कि ऐसा पर्सन जिसको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना नहीं किया गया है, मतलब वो सभी पर्सन जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अलाउ किया है वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना टॉपिक है वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ का मतलब ये है कि वो पार्टीज़ जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो एलिजिबल हैं, तो उसमें कौन है, हु इज़ ए मेजर नॉट ए माइनर, who is a sound mind not a unsound mind, and who is a not disqualify, इट मीन्स क्वालिफाई है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो माइनर पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और माइनर पर एक यहाँ पे केस भी दे रखा है, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष जो थे उनका जो केस है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। उसमें ये था कि जो पर्सन थे धर्मोदास घोष जो थे वो माइनर थे, और उनके जो गार्जियन थे उन्होंने इस बिहाफ पे कि वो माइनर हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने एंट्री ली है एज ए माइनर। तो एज ए माइनर जब वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एग्रीमेंट है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब वो पर्सन क्या हो, मेजर हो। तो एग्रीमेंट यहाँ पे देखें आप, एग्रीमेंट विद और बाय माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड, कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है माइनर से तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं कर सकता जब तक वो मेजर नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो एग्रीमेंट ही रहेगा। यहाँ पे हम देखें तो जो माइनर के साथ आपने जो एग्रीमेंट किया है उसका रेटिफिकेशन भी नहीं हो सकता। हाँ, माइनर कैन बी प्रोमिसी, कि माइनर प्रोमिस कर सकता है, लेकिन वो उसमें बताएगा कि वो ऐसे माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो बेनिफिशरी हो सकता है। और यहाँ पे हम देखें कि माइनर के केस में कंपनसेशन की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो बेनिफिट्स के लिए एज ए पार्टनर वर्क कर सकता है। उसको हम आगे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमने केस पढ़ा मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, उसमें यही था कि माइनर के साथ यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इनिशियल स्टेज से ही वो क्या है, आपका वॉइड है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। यहाँ पे हम ये देखें तो सेकंड क्या है, हु इज़ ऑफ ए आपका साउंड माइंड का मतलब ये हुआ कि जो अनसाउंड माइंड का नहीं है। आपने देखा होगा कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कभी कभी तो उनकी जो मेंटल जो है स्थिति कंडीशन जो है वो सही रहती है, और कभी कभी मेंटल कंडीशन उनकी ख़राब हो जाती है। तो जिस सिचुएशन में उनकी मेंटल कंडीशन सही है और उसका प्रूफ है हमारे पास उस टाइम का, तो हम उसको साउंड माइंड का मानते हुए उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम उसको वो अनसाउंड माइंड का है उस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो ये जो है ये एक्सप्लेन कर सकता है, उसके बाद प्रूफ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में उसका माइंड सही नहीं था, तो हम ये कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ उसकी सही नहीं थी, तो उसने यदि कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पर्सन का क्या होना चाहिए, बोलो, साउंड माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है अपना पर्सन वो जो नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है। नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ का मतलब ये हुआ कि वो पर्सन जो किसी अदर कंट्री के अंदर या फिर अपने कंट्री के अंदर किसी लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं है, वो क्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ का मतलब ये हुआ कि
जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रपोजल रखने वाला प्रपोजर है और एक्सेप्टेंस देने वाला एक्सेप्टर है, उन दोनों का मेजर होना ज़रूरी है। यदि उनमें से कोई पर्सन मेजर नहीं है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो फर्स्ट कंडीशन था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ का कि पार्टी शुड बी मेजर, वो उसकी पूरी नहीं कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और सेकंड, यदि वो अनसाउंड माइंड का है तो भी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और यदि वो थर्ड, वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पेपर में यदि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस पे पूछा जाता है कि माइनर के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविज़न है, जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है और इन प्रोविज़न को हम आगे भी समझते हैं। जैसे हमने फर्स्ट देखा था वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट मेड बाय ए माइनर, तो फर्स्ट है एग्रीमेंट विद ए और माइनर इज़ एब्सोल्युटली वॉइड, कि माइनर के साथ आप कोई भी एग्रीमेंट करें तो वही क्या होता है, वॉइड होता है, मतलब वो आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है ना। और सेकंड है नो रेटिफिकेशन ऑफ माइनर कॉन्ट्रैक्ट, कि आप उसका रेटिफिकेशन भी नहीं करा सकते, आप उसको सही भी नहीं करा सकते इन फ्यूचर। ए माइनर कैन बी प्रोमिसी और बेनिफिशरी, कि यदि माइनर एज ए माइनर बताते हुए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंट्री करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा तो माइनर के सारे बेनिफिट उसको मिलेंगे, ठीक है ना। फिर है रेस्टिट्यूशंस और कंपनसेशन इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ माइनर, की सेक्शन 33 जो है वो ये बता रही है कि यदि माइनर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है तो उसको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था तो उसको मिलेगा। द रूल जो है, रूल ऑफ एस्टोपेल डज नॉट अप्लाई फॉर ए माइनर, ही कैन प्ली हिज माइनॉरिटी, कि यदि कोई पर्सन माइनर है तो माइनरी के बेसिस में उस पर रूल ऑफ एस्टोपल जो हम आगे पढ़ेंगे वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज पॉसिबल इन केस ऑफ माइनर, कि यदि हम बात करें तो मिर्ज़ा वर्जन वर्सेस फ़खरुद्दीन का जो केस था उसमें यही था कि यदि माइनर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या है, वॉइड अब इनिशियो है, वो शुरू से ही क्या है आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। तो ये हमने 6 पॉइंट के अंदर पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स, गार्जियन और मैनेजर में बी मेड ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर, कि यदि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनर में बी गिवन शेयर इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, जैसे कि मैंने आपको बताया था माइनर पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए अपनी जो पार्टनरशिप के अंदर एज ए पार्टनर वर्क कर सकता है, ठीक है ना। पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए, लॉसेस के लिए वो आपका वर्क नहीं कर सकता। माइनर में बी अपॉइंटेड एज ए एजेंट बट प्रिंसिपल विल बी पर्सनली लाइबल फॉर हिज एक्ट, कि जो माइनर पर्सन है, जब हम एजेंसी को पढ़ेंगे इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तो एजेंसी की तरह हमें देखेंगे माइनर जो है वो एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, बट प्रिंसिपल जो है उसके एक्ट के लिए लाइबल होगा, वो माइनर खुद लाइबल नहीं होगा। इसके अलावा माइनर के कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं माइनर को जो प्रोवाइड होते हैं। माइनर एक्ट डन बाय माइनर पेरेंट्स विल नॉट बी लाइबल, कि माइनर के बिहाफ पर यदि पेरेंट्स ने कोई एक्ट किया तो उसके लिए पेरेंट्स लाइबल होंगे, माइनर लाइबल नहीं होगा। गारंटी फॉर बाय द माइनर इज़ वैलिड, यदि माइनर के लिए किसी ने गारंटी दी है तो वो क्या है, उसके लिए वैलिड है, ठीक है ना। इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है डज नॉट अप्लाई होता है, माइनर पे अप्लाई नहीं होता है। माइनर प्रॉमिस तो कर सकता है और जॉइंट प्रोमिजर के फॉर्म में भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकता है, ठीक है ना। माइनर कैन नॉट अप्लाई फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन ए कंपनी, जैसे कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा शेयर से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंट है, माइनर इज अलाउड टू मेक ड्रॉर एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, कि यदि वो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट में एंट्री करता है तो वो उसको राइट तो कर सकता है, जैसे बिल को राइट कर सकता है, चेक को राइट कर सकता है, लेकिन उसके डिसऑनर होने पर वो लायबल नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड अब इनिशियो है, इनिशियल स्टार्टिंग से ही वो वॉइड है। माइनर कैन नॉट एंटर इनटू ए सर्विस एग्रीमेंट, वो सर्विस एग्रीमेंट में नहीं कर सकता। अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि माइनर जो है अप्रेंटिसशिप्स की जो एज होती है 14 एज, कि
कि यदि उसने फिजिकली फिट है और 14 एज से ज़्यादा का है तो वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप कर सकता है। माइनर कैन बी बिकम यूनियन मेंबर आफ्टर अटेनिंग एज 15। आप फैक्ट्री एक्ट के अंदर पढ़ेंगे कि जब यूनियन मेंबर्स की बात आती है तो माइनर्स वर्कर जो रहते हैं वो आफ्टर एज 15 वो क्या अटेन करने के बाद यूनियन के मेंबर बन सकते हैं। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर ऑन द बिहाफ ऑफ पेरेंट्स अलाउड ऑन द ग्राउंड ऑफ कस्टम ऑफ द कम्युनिटी, कि मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो माइनर के पेरेंट्स के बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उसके लिए पेरेंट्स लायबल होंगे, माइनर लायबल नहीं होगा। माइनर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर सिविल रॉन्ग कमिटेड बाय हिम, यदि वो कोई इस तरीके की गलती करता है कि वो अपने माइनर होने की बात को छिपाता है तो वो उसके लिए लायबल होगा। लायबिलिटी ऑफ नेसेसिटी ऑफ लाइफ सप्लाइड टू हिम और हिज लीगल डिपेंडेंसी हिज प्रॉपर्टी इज लायबल ही इज़ ए पर्सनली नॉट लायबल, कि यदि माइनर ने खुद की या खुद की फैमिली के लिए जो नेसेसरी थिंग्स हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान है वो चीज़ें ली हैं तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। जो उसके प्रॉपर्टी जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी उसके लिए यूज़ में ली जा सकती है। तो हमने यही पढ़ा कि जो पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल हैं और माइनर की जो वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट बाय माइनर है वो क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।